नमस्कार आप सबको फैब नोट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं में प्रजनन। ये आपका लेक्चर 5 होगा। इसमें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्त्री प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद हमने लेक्चर 2 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक प्रजनन। और लेक्चर 3 आया था, उसमें हम देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद आपका लेक्चर 4 आया था, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस देखे थे, जिसमें पार्टिकुलरली मैन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़े थे, पुरुष प्रजनन तंत्र को पढ़े थे। और ये अपना लेक्चर लास्ट होगा रिप्रोडक्शन का, लेक्चर 5, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्या क्या एसएससी के सिलेबस हैं, वो देख लेते हैं। तो पहले हम मेजर ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। महिला प्रजनन तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ेंगे और इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बाहरी अंग और आंतरिक अंग। पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, महिला प्रजनन तंत्र के बाहरी अंग क्या क्या होते हैं। फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम वल्वा भी बोलते हैं या पुडेंडम बोलते हैं। तो इसमें पहले हम मॉन्स प्यूबिस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में भी मॉन्स प्यूबिस ही कहा जाता है। उसके बाद हम लेबिया मेजोरा पढ़ेंगे, जिसे आउटर लिप्स कहा जाता है या हिंदी में बड़ी भगोष्ठ कहा जाता है। इसको पढ़ने के बाद हम लेबिया माइनोरा पढ़ेंगे, जिसे इनर लिप्स कहा जाता है और हिंदी में छोटी भगोष्ठ कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिटरस, जिसे हिंदी में भगसेफ कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल, जिसे हिंदी में प्रवेश द्वार कहा जाता है। और छठा हम पढ़ेंगे बार्थोलिन्स ग्लैंड, जिसे वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी कहते हैं और हिंदी में बार्थोलिन्स ग्रंथियां कहा जाता है इसे। उसके बाद हम सातवां पढ़ेंगे हाइमेन, जिसे हिंदी में योनि चछद कहा जाता है। उसके बाद आठवां पढ़ेंगे और लास्ट पढ़ेंगे हम पेरिनियम, हिंदी में भी इसे पेरिनियम ही कहा जाता है। इसके लोकेशंस को पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, विथ डायग्राम आपको समझाता जाऊंगा। ये आपके फीमेल पार्ट्स के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। इसके बाद हम इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में पहले हम पढ़ेंगे वेजिना, जिसे हिंदी में योनि कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूटेरस, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। यूटेरस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा आपका फंडस, हिंदी में भी इसे फंडस ही कहते हैं। दूसरा पार्ट होगा आपका बॉडी और तीसरा पार्ट होगा आपका सर्विक्स, इसे भी हिंदी में सर्विक्स ही कहा जाता है। उसके बाद हम यूटेरस के लेयर्स पढ़ेंगे, गर्भाशय के क्या क्या परत होते हैं। तो टोटल 3 परतें होती हैं, 3 लेयर्स होते हैं, उन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होगा आपका पेरीमेट्रियम, जिसे हिंदी में भी पेरीमेट्रियम ही कहते हैं। दूसरा होगा आपका मायोमेट्रियम, हिंदी में भी इसे मायोमेट्रियम ही कहा जाता है। और तीसरा और लास्ट हो जाएगा आपका इंडोमेट्रियम, हिंदी में भी इसे इंडोमेट्रियम ही कहते हैं। इसके भी लोकेशंस को देखेंगे विद डायग्राम और इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा होगा आपका फ्लैपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है और हिंदी में डिम्बवाही नलिकाएं कहा जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका इस्टमस, दूसरा होता है आपका एम्पुला और तीसरा होता है आपका इन्फंडिबुलम। इसको पढ़ने के बाद हम चौथा इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जो है आपका ओवेरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में अंडाशय भी कहते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स में हमें इतना ही पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम नए टॉपिक पे आएंगे। नया टॉपिक होगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हिंदी में मासिक धर्म चक्र कहते हैं। तो ये पीरियड पूरा आपका 28 डेज का होता है। इसको 4 फेजेज में बांटा गया है। पहला फेज होगा आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हिंदी में रजोधर्म चक्र कहते हैं। दूसरा फेज होगा आपका फोलिकुलर फेज, जिसे हिंदी में पुटक चरण कहते हैं। और तीसरा होगा आपका ओवल्यूशन फेज, जिसे हिंदी में अंडोत्सर्ग चरण कहते हैं। और लास्ट और चौथा हो जाएगा आपका ल्यूटल फेज, जिसे हिंदी में पिंड चरण कहते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया को जानेंगे। इसमें पहले हम जर्नी ऑफ स्पर्म देखेंगे। जर्नी ऑफ स्पर्म को भी हम 4 फेजेज में पढ़ेंगे। पहला फेजेज होगा डिपोजिशन, इसमें हम देखेंगे लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म आपके वेजिना में डिपोजिट होता है। और दूसरा देखेंगे हम कैपेसिटिसम, जिसे हिंदी में क्षमता प्राप्ति कहते हैं। और तीसरा देखेंगे हम ट्रेवल ऑफ स्पर्म, यात्रा देखेंगे स्पर्म का, फीमेल बॉडी में स्पर्म कैसे ट्रेवल करते हैं। और चौथा देखेंगे हम सर्वाइवल, उत्तरजीविता। हमने फर्स्ट फेज में पढ़ा था डिपोजिशन में कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म आपके वेजिना में डिपोजिट होता है, उससे सिर्फ 200 स्पर्म आपके एग तक पहुंच पाता है। ये फेज हम सर्वाइवल में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद हम फिर जर्नी ऑफ एग पढ़ेंगे, जो एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी में,
में उसके जर्नी को पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद फर्टिलाइजेशन निषेचन के प्रोसेस को समझेंगे और फिर आपका नया टॉपिक चालू होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन की बाद की घटनाएं को देखेंगे, जिसमें आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मोड्यूला का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद आपका होता है इम्प्लांटेशन, जिसे हिंदी में आरोपण कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद हम प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, गर्भाशय पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी में हम अर्ली साइंस पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के आरंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं, गर्भाशय के आरंभिक लक्षण को पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट को देखेंगे, गर्भाशय परीक्षण कैसे होता है, कैसे किया जाता है, किस हार्मोन से प्रेगनेंसी का पता चलता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ेंगे हम, ये जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, गर्भाशय का पूरा प्रक्रिया है, ये कैसे होता है। तो इसमें फिर से हम रिकॉल करेंगे फर्टिलाइजेशन को, इम्प्लांटेशन को। उसके बाद हम फिर प्रेगनेंसी के स्टेजेस देखेंगे। तो प्रेगनेंसी आपका 3 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला होगा आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसे पहली तिमाही कहते हैं। इसमें देखेंगे फ्यूटस में क्या ग्रोथ होता है, बेबी में क्या ग्रोथ होता है। और दूसरा होगा आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसे दूसरी तिमाही कहते हैं। इसमें क्या चेंज आते हैं फ्यूटस में, बेबी में, ये देखेंगे। उसके बाद आपका लास्ट होगा थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसे तीसरी तिमाही कहते हैं। तीसरी तिमाही तक आते आते आपका जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसका ग्रोथ पूरी तरह हो जाता है। तो ये सबको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे जर्नी को क्रमशः पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जिसे हिंदी में नाल एवं नाभिरज्जु कहा जाता है। प्लेसेंटा को नाल कहा जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को नाभिरज्जु कहा जाता है। तो प्लेसेंटा को पढ़ेंगे, नाल को पढ़ेंगे, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को पढ़ेंगे, नाभिरज्जु को पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद हम लेबर एंड डिलीवरी पढ़ेंगे, प्रसव एवं जन्म, बच्चे का जन्म जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपका 3 फेजेज में बांटा गया है। पहला होता है आपका डायलेशन, जिसे विस्फारण कहते हैं हिंदी में। दूसरा होगा आपका एक्सपल्सन, जिसे निष्कासन कहते हैं। और तीसरा होगा आपका आफ्टर बर्थ, जिसे रजायु निष्कासन कहते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और क्रमशः हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देखेंगे, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स को देखेंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र को देखेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद इम्प्लांटेशन देखेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रक्रिया, निषेचन की बाद की प्रक्रिया को देखेंगे। उसके बाद हम प्रेगनेंसी देखेंगे, गर्भाशय देखेंगे, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट देखेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे और लास्ट में हम लेबर एंड डिलीवरी देखेंगे, प्रसव एवं जन्म। क्रमशः इन सब को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा, हार्मोन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। महिला प्रजनन तंत्र में कौन कौन से हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड किस किस हार्मोन्स का यूज होता है, किस किस हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, वो देखेंगे। पहला हम इसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देखेंगे, हिंदी में भी इसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही कहा जाता है और इसे शॉर्ट में GnRH भी कहा जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH कहा जाता है और हिंदी में भी इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही कहा जाता है। और तीसरा हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH कहा जाता है और हिंदी में भी इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कहा जाता है। और चौथा देखेंगे हम एस्ट्रोजन, जो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, हिंदी में भी इसे एस्ट्रोजन ही कहते हैं। इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम प्रोजेस्टेरॉन पढ़ेंगे, हिंदी में भी इसे प्रोजेस्टेरॉन ही कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका फीमेल के लिए। और छठा हम पढ़ेंगे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसे HCG भी कहा जाता है और हिंदी में इसे मानव क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। और सातवां हम पढ़ेंगे रिलैक्सिन, हिंदी में भी इसे रिलैक्सिन ही कहा जाता है। ये भी आपका एक हार्मोन है फीमेल में जो प्रोड्यूस होता है। और आठवां हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन, जिसे हिंदी में प्रोलैक्टिन ही कहा जाता है। और नौवां पढ़ेंगे हम ऑक्सीटोसिन, हिंदी में भी इसे ऑक्सीटोसिन ही कहा जाता है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन आपका मिलता जुलता हार्मोन है, इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो हार्मोन में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे। महिला प्रजनन तंत्र में सामान्य विकार क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। पहला होगा आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में PCOS भी कहते हैं और हिंदी में भी इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम ही कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इंडोमेट्रियोसिस, हिंदी में भी इसे इंडोमेट्रियोसिस ही कहा जाता है। और चौथा हम पढ़ेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, जिसे हिंदी में गर्भाशय फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। ये आपका इंडोमेट्रियोसिस और यूटेराइन फाइब्रॉइड्स ये दोनों मिलते जुलते डिजीज होते हैं। इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, वो डिफरेंस को हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद चौथा डिजीज होगा आपका कर्विकल कैंसर, जिसे हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कहते हैं। और पांचवा हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर, ये आपका लास्ट हो जाएगा, जिसे हिंदी में स्तन कैंसर कहते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद हम SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं।
तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। उससे पहले अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपको जिस पीडीएफ पर पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो पहले हम मेजर ऑर्गन्स पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या क्या होता है। तो पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बाहरी अंग, और उसके बाद हम इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, आंतरिक अंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन्स को भल्वा भी कहते हैं या पुडेंडम भी कहते हैं। इसमें हम पहला मॉन्स प्यूबिस पढ़ेंगे, जिसे हम मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं और हिंदी में इसे मॉन्स प्यूबिस ही कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इस पार्ट को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर पाया जाता है और नाभि के नीचे पाया जाता है। जो बीच का बेली पार्ट्स है उसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या कार्य है। तो इसका काम है आपका प्रोटेक्शन करना, प्यूबिक बोन को। प्यूबिक बोन जो होता है आपका, उसको प्रोटेक्शन पहुंचाता है ये। और ये प्यूबिक हेयर से ढके होते हैं। जो आपके जननांग के बाल होते हैं, प्यूबिक हेयर जिसे कहते हैं, उससे ये ढके होते हैं। पवर्टी के बाद, यौवन अवस्था के बाद ये प्यूबिक हेयर से ढके हुए रहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे लेविया मेजोरा, जिसे आउटर लिप्स कहा जाता है और हिंदी में बड़ी भगोष्ठ भी कहा जाता है। पहले इसके लोकेशंस के बारे में देखते हैं। जो ये आपका आउटर पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाहर, ये दोनों, उसे लेविया मेजोरा कहा जाता है। इस वाले पार्ट्स को लेविया मेजोरा कहते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मुख्य काम है जेनिटल स्ट्रक्चर्स को सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक जननांग जो होते हैं, ये सब यूरेथ्रा, वेजिनल ओपनिंग, क्लिटरस, ये सब जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है आपका ये ऊपर वाला लेयर। इसके अंदर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिसका काम होता है स्वेट प्रोडक्शन का, पसीना निकालना, और ऑयल सिक्रेटिंग का, जिससे तेल का भी उत्पादन होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका होमोलोजस टू एस्क्रोटम। जिस तरह मेल बॉडी में एस्क्रोटम पाया जाता था, आपका थैली, जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता था, उसी तरह फीमेल में लेविया मेजोरा पाया जाता है, जो फीमेल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इसे होमोलोजस कहा गया है एस्क्रोटम का। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एस्क्रोटम का होमोलोजस क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आपका होमोलोजस हो जाएगा लेविया मेजोरा। अब पढ़ते हैं हम तीसरा, जिसे लेविया मिनोरा कहते हैं, जिसे इनर लिप्स भी कहा जाता है और हिंदी में छोटी भगोष्ठ कहते हैं। पहले हम इसके लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा लेविया मेजोरा, और इस लेविया मेजोरा के अंदर जो ये पार्ट पाया जाता है उसे लेविया माइनोरा कहते हैं। ये आपका हेयर रेस होता है, इसमें बाल नहीं होते हैं और लेविया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। ये आपका लेविया मेजोरा है और इसके अंदर पाया जाता है आपका लेविया माइनोरा। अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। जो आपका वेजिना होता है और आपका यूरेथ्रा होता है, वेजिना जो पार्ट पेनिस रिसीव करता है और चाइल्ड बर्थ जिसके थ्रू होता है, और यूरेथ्रा जिससे आपका यूरिन बाहर आता है, उस दोनों पार्ट को घेर के रखता है। ये पार्ट्स आपका लेविया माइनोरा है, ये इस दोनों पार्ट्स को घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। और ये हाईली सेंसिटिव होता है ड्यू टू नर्व सप्लाई। यहाँ नर्व का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। और स्वेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन, जब फीमेल्स में यौन उत्तेजना बढ़ती है तो उस दौरान ये सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल्स हो जाते हैं। अब आइए चौथा पढ़ते हैं, जिसे क्लिटरस कहते हैं और हिंदी में भगसेफ कहते हैं। इसके भी लोकेशंस को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है आपका, इसे क्लिटरस कहते हैं। ये आपके लेविया मेनोरा, छोटी भगोष्ठ के सबसे ऊपर में टॉप पे पाया जाता है। इस पार्ट को आप क्लिटरस कहते हैं, जिसे हिंदी में भगसेफ भी कहते हैं। ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं और टॉप ऑफ द लेविया मेजोरा होते हैं। लेविया मेजोरा के सबसे ऊपर पाए जाते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन है आपका सेक्सुअल प्लेजर का। वुमेन्स में जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसके लिए प्राइमरी ग्लैंड माना जाता है आपके क्लिटरस को, जिसमें 8000 नर्व्स इंडिंग होते हैं। और ये होमोलोजस होता है आपका मेल पेनिस के। पुरुष में जो लिंग होता है उसका समजात माना गया है आपके क्लिटरस को। जिस तरह पेनिस मेल्स में सेक्सुअल प्लेजर का काम करता है, उसी तरह आपका क्लिटरस वुमेन में सेक्सुअल प्लेजर का काम करता है। इसीलिए आपका होमोलोजस माना गया है पेनिस का क्लिटरस को। और ये एक परत से ढका होता है जिसे क्लिटरल हुड कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, क्लिटरस किस परत से ढकी होती है, तो इसे क्लिटरल हुड कहते हैं, या हिंदी में भगसेफ आच्छाद कहते हैं। अब हम पांचवा पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल को, जिसे हिंदी में प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेविया मिनोरा, हमने पढ़ा था ऊपर वाले पार्ट्स को लेबिया मेजोरा कहते हैं। इसके अंदर जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, आपका वेजिनल ओपनिंग हो गया, यूरेथ्रा हो गया, या क्लिटरस हो गया, इस सब को मिलाकर हम वेस्टिब्यूल कहते हैं या प्रवेश द्वार कहते हैं।
तो ये जो आपका वेस्टिब्यूल है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ये देखते हैं। पहले आपका यूरेथ्रा ओपनिंग पाया जाता है जिससे यूरिनेशन होता है, जिससे पेशाब बाहर आती है। और दूसरा है आपका वेजिनल ओपनिंग, योनि छिद्र भी आपके इसी के अंदर पाया जाता है, वेस्टिब्यूल के अंदर। और इसमें एक ग्लैंड भी पाए जाते हैं जिसे बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं, जो सेक्सुअल एरोजन के दौरान आपका लुब्रिकेशन का काम करता है। इस ग्लैंड से एक लुब्रिकेट का प्रोडक्शन होता है जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, चिकनाई प्रदान करता है। अब आइए बार्थोलिन्स ग्लैंड्स को अच्छे से पढ़ते हैं, जिसे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं और हिंदी में इसे बार्थोलिन्स ग्रंथियां कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस के बारे में देखते हैं। तो इसका लोकेशंस आपका इधर साइड ऑफ द वेजिनल ओपनिंग, ये जो आपका वेजिना का पार्ट होता है जहाँ वेजिना ओपनिंग होता है उसके दोनों साइड आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड पाया जाता है। तो आपने लोकेशंस देख लिया, अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो ये आपका म्यूकस रिलीज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यौन संबंध के दौरान आपका म्यूकस रिलीज करता है जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को चिकनाई प्रदान करता है। तो इसका ये फंक्शंस है। इफ ब्लॉक्ड, अगर ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके कारण आपका बार्थोलिन्स क्रिस्ट होता है, जो पेनफुल स्वेलिंग होता है, सूजन आ जाता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में और ये बहुत दर्दनाक सूजन होता है। अब अगला पढ़ते हैं हम हाइमेन, जिसे योनि छद्म कहा जाता है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं, उसके बाद फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये थिन मेम्ब्रेन होते हैं, काफी पतली परत होती है और वेजिनल ओपनिंग से ढकी हुई होती है। ये आपका वेजिनल ओपनिंग है और वेजिनल ओपनिंग के ऊपर जो परत है इसके नीचे पाया जाता है आपका हाइमन। वेजिनल ओपनिंग के आसपास के पार्ट्स को हाइमन कहते हैं। तो इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो नो नॉन बायोलॉजिकल फंक्शंस, अभी तक इसके फंक्शंस का पता नहीं चल पाया है, बायोलॉजिकल फंक्शंस इसका क्या है ये पता नहीं चल पाया है। अब आइए अगला पढ़ते हैं पेरिनियम, जिसे हिंदी में भी पेरिनियम ही कहते हैं। तो पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं। एरिया बिटवीन वेजिनल ओपनिंग एंड एनस, ये आपके सामने डायग्राम है। यहाँ आपका एनस है जिसे गुर्दा कहते हैं हिंदी में, और ये आपका वेजिनल ओपनिंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस दोनों बीच के पार्ट्स को पेरिनियम कहा जाता है। एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो बीच का पार्ट है इसे पेरिनियम कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेल्विक मसल्स, रिप्रोडक्टिव के आसपास जितने मसल्स होते हैं पेल्विक मसल्स, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और मे टियर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और प्रसव के दौरान इस मसल्स के फटने का डर बना रहता है। तो हमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स में इतना ही पढ़ना था। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। महिला प्रजनन तंत्र के आंतरिक भाग को पढ़ते हैं। पहले आपका वेजिना, जिसे हिंदी में योनि कहते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये डायग्राम आपके इंटरनल ऑर्गन्स का है। फीमेल में जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसका डायग्राम है ये। आप नीचे देखेंगे तो ये पार्ट आपका वेजिना का है। ये सर्विक्स से नीचे होता है आपका वेजिना का पार्ट। वो पार्ट जो पेनिस को रिसीव करता है इंटरकोर्स के दौरान उसे वेजिना कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला आपका रिसीव पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन संबंध के दौरान पेनिस को रिसीव करता है ये। और दूसरा आपका है सर्व एज बर्थ कैनल ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रसव के दौरान इसी रास्ते से आपका बच्चे बाहर आते हैं। और तीसरा आपका पासेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो आपकी ब्लीडिंग होती, पीरियड्स होती है, उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो इसी रास्ते से बाहर आती है। और रूट फॉर यूटेराइन सिक्रेशन, आपका ये यूटेरस है और इसके अंदर जो भी केमिकल्स हार्मोन्स बनते हैं, जो ब्लीडिंग होती है, इसका जो रूट है बाहर निकलने का, ये आपके थ्रू वेजिना ही बाहर आता है। तो हमने पहला योनि पढ़ लिया, वेजिना पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं यूटेरस, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। ये पियर्ड शेप होते हैं, नाशपाती आकार के, और होलो होते हैं। ये डायग्राम आपका यूटेरस का है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका फंडस, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है सर्विक्स। ये वेजिना के ठीक ऊपर शुरू होते हैं और फ्लैपियन ट्यूब इधर से आपका निकलता है। इस पूरे पार्ट को यूटेरस बोलते हैं। तो इसके पहले पार्ट्स को पढ़ते हैं, जो है आपका फंडस, हिंदी में भी इसे फंडस ही कहते हैं। ये डोम शेप के होते हैं, उभरी आकार। जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो बाहर की तरफ जो निकला हुआ भाग रहता है वो आपका फंडस कहलाता है। और दूसरा है आपका बॉडी, इस बीच वाले पार्ट्स को बॉडी कहते हैं। ये मेन पार्ट्स होता है आपके यूटेरस का। और तीसरा होता है आपका सर्विक्स, लोअर पार्ट, जो आपके वेजिना के ठीक ऊपर होता है, जो आपके वेजिना और यूटेरस को कनेक्ट करता है, उस पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ यूटेरस पढ़ लिया। अब हम लेयर्स ऑफ यूटेरस पढ़ेंगे। यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, उससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो पहला आपका पेरीमेट्रियम, हिंदी में भी इसे पेरीमेट्रियम ही कहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है इंटरनल ऑर्गन्स का। ये आपका यूटेरस है और ये जो पार्ट है ये परतें होती है, लेयर्स होती है यूटेरस का। तो सबसे ऊपर बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये लेयर जो है दोनों साइड, इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। और इस बीच वाले लेयर को, ये जो फ्लेशी होते हैं, काफी
उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये बीच वाले पार्ट्स दोनों साइड को मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है ये, इसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है आपके यूटेरस का। तो इस तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका पेरीमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया और इंडोमेट्रियम हो गया। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको ये माइंड में रखना होगा। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। पेरीमेट्रियम आपने देख लिया, आउटर मोस्ट पार्ट, ये जो बाहरी परत है इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका मायोमेट्रियम, मिडिल थिक मस्कुलर लेयर, जो बीच के लेयर है इसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। और तीसरा है आपका इंडोमेट्रियम, ये सबसे इनर पार्ट्स होते हैं। ये सबसे अंदर वाले पार्ट्स को इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है आपका न्यूरिश फ्यूटस। जो आपका फ्यूटस बनता है जब बच्चे यहाँ आते हैं, इसको जो पोषण देने का काम है ये आपके इसी लेयर्स का है। यूटेरस का जो लेयर्स होते हैं तीनों, ये मिल के फ्यूटस को न्यूरिश करते हैं, पोषण पहुंचाते हैं। और दूसरा है आपका एक्सपेल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जब प्रसव होता है तो उस दौरान ये लेयर्स मदद करते हैं बच्चे को बाहर आने में थ्रू वेजिना। मेन फंक्शन उसमें मायोमेट्रियम का होता है, जो सबसे मोटा परत होता है वो बच्चे को एक्सपेल करता है, धक्का देता है ताकि वो बच्चा बाहर आ जाए आपके वेजिना के थ्रू। और तीसरा आपका साइट फॉर इम्प्लांटेशन, और इसी जगह आरोपण होता है आपके बच्चे का। जब हम फ्लैपियन ट्यूब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फ्लैपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फिर फर्टिलाइजेशन होके आपका एम्ब्रियो यूटेरस में आता है, और फिर यहाँ इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या प्रोसेस होता है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने फंक्शंस देख लिया। अब देखते हैं फ्लैपियन ट्यूब को, जिसे ओविडक्ट्स भी कहते हैं और हिंदी में डिंबवाही नलिकाएं कहा जाता है। ये यूटेरस के बाद जो आपका ये स्ट्रक्चर है दोनों साइड से, इसे फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, या हिंदी में डिंबवाही नलिकाएं कहते हैं। ये आपका 10 से 12 cm लॉन्ग होता है, इसकी लेंथ 10 से 12 cm होती है। तो आपके फ्लैपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स में बटा हुआ आपका फ्लैपियन ट्यूब। तीनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो आपका यूटेरस से सटा हुआ पार्ट्स होता है इसे इस्थमस कहते हैं, और ये बीच वाले पार्ट्स को एम्पुला कहते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और ये लास्ट पार्ट को इनफंडिबुलम कहते हैं, जो आपके ओवेरी से सटा हुआ रहता है और फ्रिम्बली से कनेक्टेड रहता है, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। तो पहला पार्ट है आपका इनफंडिबुलम, इसे हिंदी में भी इनफंडिबुलम ही कहते हैं। ये फनल शेप का होता है, टीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा है आपका एम्बुला, जहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये बीच वाले पार्ट्स को एम्पुला कहते हैं, यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन स्पर्म और वोमेन में जो ओवम होता है उसका फ्यूजन यही होता है, उसका मिलन यही होता है। और तीसरा है आपका इस्थमस, हिंदी में भी इसे इस्थमस ही कहते हैं। ये नेरो पोर्शन नियर यूटेरस, ये जो आपका यूटेरस है वहाँ जो एक छोटा सा पतला सा पोर्शन होता है उसे इस्थमस कहते हैं। अब आइए फ्लैपियन ट्यूब के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? तो ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवेरी टू यूटेरस, ये आपका ओवेरी हो गया, यहाँ से एग रिलीज होता है और इसी ट्यूब के थ्रू आपका एग आपके यूटेरस तक पहुंचता है, जहां यूटेरस का इम्प्लांटेशन होता है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। दूसरा है आपका साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ आपका हमने बताया था एम्पुला में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग यहाँ मिलते हैं। और यहाँ प्रोवाइड न्यूरिश टू जाइगोट, जब आपका स्पर्म और एग यहाँ एम्बुला में मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को जाइगोट बोलते हैं। जाइगोटर को भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम प्रेगनेंसी टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आपको, और जाइगोट को न्यूरिश पोषण प्रदान करता है आपका यही फ्लैपियन ट्यूब, जब तक कि जाइगोट यूटेरस में ना आ जाए। फ्लैपियन ट्यूब में रहता है तो फ्लैपियन ट्यूब इसको पोषण प्रोवाइड करता है, और जब ये यूटेरस में आ जाता है तो फिर यूटेरस आपका पोषण प्रोवाइड करता है, न्यूरिश करता है आपके फीटस का। तो हमने फ्लैपियन ट्यूब खत्म कर लिया। अब हम चौथा पढ़ते हैं, ओवेरी, जिसे अंडाशय बोलते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये एलमंड के शेप के होते हैं, बादाम जो होता है आपका उसके आकार के होते हैं, और 3 cm लंबा ग्लैंड होता है। ये आपका ओवेरी है, दोनों साइड पाए जाते हैं ओवेरी। ये 3 cm इसकी लेंथ होती है। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ओवेरी का फंक्शंस क्या है? पहला है आपका गेमिटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में युग्मक जनन बोला जाता है। ये एक टर्म है, इसके डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट को गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को गेमिटोजेनेसिस बोलेंगे, और फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ एग को गेमिटोजेनेसिस बोलेंगे। तो हम फीमेल पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ एग, जिसे ओजेनेसिस भी कहा जाता है। तो ये फंक्शन से पहला आपका एग के प्रोडक्शन का यहीं से होता है, आपके ओवेरी से एग का प्रोडक्शन होता है। और आपके हार्मोन का प्रोडक्शन भी आपके ओवेरी से ही होता है। एस्ट्रोजन जो आपके फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करता है, स्त्री में जो लक्षण पाए जाते हैं उसका डेवलपमेंट आपका एस्ट्रोजन के द्वारा होता है, और इस हार्मोन का प्रोडक्शन आपका ओवेरी करता है।
और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये आपके प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है आपके यूटेरस को। ये आपका यूटेरस है, इसको प्रिपेयर करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, एक हार्मोन है जो आपके ओवेरी से रिलीज होता है। तो हमने इसके फंक्शंस भी देख लिए। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र क्या होता है फीमेल में, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी जर्नी को समझते हैं। तो लगभग 28 दिन का ये साइकिल होता है। ये हम 4 फेजेज में पढ़ेंगे, 4 चरण में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, पहला आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हिंदी में रजोधर्म चक्र कहा जाता है। ये फेज आपका 1 से 5 दिन का होता है। इस फेज में आपका शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग होती है। जो आपका यूटेरस होता है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसका शेडिंग होता है और ब्लीडिंग होती है, जिसे पीरियड्स भी कहते हैं। ये आपके 1 से 5 दिन के अंतराल में होता है। ये आपका यूटेरस है और ये इनर लाइनिंग जो है आपका इंडोमेट्रियम, इसका शेडिंग होता है और इससे ब्लीडिंग होती है। इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या हिंदी में रजोधर्म चक्र कहते हैं, और इसे पीरियड्स भी कहा जाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम फोलिकुलर फेज को, जिसे हिंदी में पुटक चरण कहा जाता है। ये आपका 6 से 13 दिन के अंतराल का होता है पूरा साइकिल। इस फेज में आपके ओवेरी में फोलिकल का डेवलपमेंट होता है, पुटक का डेवलपमेंट होता है। फोलिकल क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो फोलिकल होता है आपका तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है, जिसमें आपके अंडे का निर्माण होता है, उसे फोलिकल कहते हैं, और ये आपके ओवेरी में होता है। इस फोलिकल का डेवलपमेंट आपके ओवेरी में होता है, अंडाशय में होता है। फोलिकुलर फेज में आपका जो हार्मोन है FSH, ये काफी हाई हो जाती है। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये आपके फोलिकल फेज में हाई होता है, इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्मोन से, किस फेज में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कौन सा हार्मोन घटता है। और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फेज से भी, कि फोलिकल फेज के बाद कौन सा फेज होता है, फोलिकल फेज से पहले कौन सा फेज होता है, या फिर ओवल्यूशन फेज के बाद कौन सा फेज होता है, या ओवल्यूशन फेज से पहले कौन सा फेज होता है। तो आपको क्रमशः ये फेजेज को, 4 फेज है, याद करना पड़ेगा। तो आइए हम तीसरा पढ़ते हैं, ओवल्यूशन फेज, जिसे हिंदी में अंडोत्सर्ग चरण कहा जाता है। ये आपका 14th डे ऑफ होता है, ब्लीडिंग जो होती है उसके 14 दिन बाद ये फेज आपका होता है ओवल्यूशन फेज। इस फेज में आपका एग रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है आपके ओवेरी से, अंडाशय से। इसे फर्टाइल विंडो कहा जाता है। अब हम समझते हैं फर्टाइल विंडो किसे कहते हैं। फर्टाइल विंडो उस समय को कहा जाता है जो समय गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपका 14वां दिन जो होता है ब्लीडिंग के बाद, पीरियड्स के बाद, ये आपका सबसे अच्छा दिन होता है गर्भ धारण के लिए। और इस फेज के थोड़ा पहले एस्ट्रोजन लेवल आपका हाई होता है। मतलब आपका जब 12 और 13th डेज का टाइम होता है, पीरियड्स होता है, तो उस फेज में आपका एस्ट्रोजन लेवल काफी हाई होता है। इससे पहले फेज होता है आपका फोलिकुलर फेज, हमने यहाँ पढ़ा था, दूसरा था जो फोलिकुलर फेज। इसमें एस्ट्रोजन लेवल काफी हाई होता है, ऐसा नहीं है कि 6ठे दिन से ही हाई हो जाता है। इस फेज के लास्ट में जब हम 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन पे जाते हैं, तो उस स्टेज पे आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। इसीलिए यहाँ मेंशन है आपका एस्ट्रोजन लेवल इज हाई बिफोर ओवल्यूशन फेज भी। अंडोत्सर्ग चरण के ठीक पहले आपका ये एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। तो हार्मोन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लें। और चौथा फेज है आपका ल्यूटल फेज, जिसे पीतपिंड चरण भी कहते हैं हिंदी में। ये आपका 15 से 28 दिन का पीरियड्स होता है, जिसमें आपके कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। पहले हम पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटम, जिसे पीतपिंड भी कहा जाता है। ये होते क्या है, इसका फॉर्मेशन होता है आपके ओवेरी में। तो ये आपका एक ओवेरी का इमेज है, ये आपका फेमरी हो गया, और ये आपका फ्लैपियन ट्यूब हो गया। ये आपका फोलिकल डेवलपमेंट दिखाया गया जो हमने पढ़ा था। एक तरल पदार्थ से भरी थैली होती है, जिसके अंदर आपके अंडा का निर्माण होता है। तो इस पीत थैली का ये डेवलपमेंट है, ये भी आपके ओवेरी के अंदर होता है। और एक ग्लैंड्स का निर्माण होता है जो टेम्पोररी होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी आपके ओवेरी में बनता है। और ये रिलीज करता है आपका हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जो आपके यूटेरस को मदद करता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है आपके यूटेरस को। उस हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन है ये, और उसका फॉर्मेशन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण किस ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने ल्यूटियल फेज में पढ़ा था, 15 से 28 दिन का ये पीरियड्स होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जो हार्मोन है जो आपके यूटेरस को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। कॉर्पस ल्यूटियम हमने पढ़ लिया, पीतपिंड जिसे हिंदी में कहते हैं, ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ये टेम्पोररी ऑर्गेन्स होता है, अस्थायी होता है, और इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करना। मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आपका कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन हाई होता है। जो हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन,
ये ल्यूटल फेज में काफी हाई होता है, तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ल्यूटल फेज में कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। इन सब फेजेज के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर से ये फेज रिपीट होते हैं 28 डेज के बाद, फिर से वही सब कुछ होता है जो हमने पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। निषेचन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। इसमें हम पहले जर्नी ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे, शुक्राणु की यात्रा पढ़ेंगे। हमने मेल्स में शुक्राणु का प्रोडक्शन पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम शुक्राणु फीमेल्स के बॉडी में कैसे कैसे ट्रेवल करता है, उसकी जर्नी क्या होती है, उसमें क्या चेंज आते हैं, कितने स्पर्म आपके भेजिना में रिलीज होता है और कितने स्पर्म आपके फ्लैपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है, ये सब पढ़ेंगे हम जर्नी ऑफ स्पर्म में। तो जर्नी ऑफ स्पर्म में पहले हम डिपोजिशन पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में स्खलन कहते हैं। जब आपके स्पर्म शुक्राणु का डिपोजिशन होता है आपके भेजिना में, योनि में, इंटरकोर्स के दौरान, संभोग के दौरान, तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं या स्खलन कहते हैं। इस प्रोसेस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपके भेजिना में डिपोजिट होता है। 20 से 30 करोड़ स्पर्म आपके भेजिना में डिपोजिट होता है इस प्रोसेस में, इंटरकोर्स के दौरान। दूसरा हम पढ़ते हैं कैपेसिटेशन, जिसे हिंदी में क्षमता प्राप्ति कहते हैं। तो स्पर्म के डिपोजिशन होने के बाद 6 से 8 घंटा तक वो स्पर्म आपके फीमेल ट्रैक में रहता है। उसमें बायोकेमिकल चेंज होते हैं। क्या क्या बायोकेमिकल चेंज होते हैं ये काफी एडवांस हो जाता है, इससे आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, तो हम इसे स्किप करेंगे, क्या क्या चेंज आते हैं स्पर्म में। तीसरा होता है आपका ट्रेवल यात्रा। हमने डिपोजिशन पढ़ लिया स्पर्म का, भेजिना में जो स्पर्म का डिपोजिशन होता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भेजिना से स्पर्म कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है। तो इसको थ्रू डायग्राम देखते हैं हम। ये आपका भेजिना है, स्पर्म का डिपोजिशन यहाँ होता है आपके इंटरकोर्स के दौरान, संभोग के दौरान। भेजिना से आपका स्पर्म सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स के बाद आपका स्पर्म यूटेरस में जाता है, सर्विक्स के बाद यूटेरस में जाता है, और यूटेरस के बाद आपका स्पर्म फ्लैपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहां स्पर्म एग से मिलता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्पर्म और एग के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। स्पर्म और एग के मिलन से जो बनता है उसे जाइगोट कहते हैं, और वो जाइगोट फिर आपके यूटेरस में आता है और यहाँ इम्प्लांटेशन होता है, उस जाइगोट का आरोपण होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है हम इसे नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने ट्रेवल पढ़ लिया स्पर्म का, सर्विक्स होते हुए यूटेरस तक पहुंचता है, यूटेरस के बाद फिर फ्लैपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और फ्लैपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, निषेचन का प्रोसेस होता है। चौथा पढ़ते हैं सर्वाइवल, जिसे हिंदी में उत्तरजीविता भी कहते हैं। हमने फर्स्ट फेज में पढ़ा था डिपोजिशन में 20 से 30 करोड़ स्पर्म आपके भेजिना में डिपोजिट होता है। उस 20 से 30 करोड़ स्पर्म से सिर्फ 200 स्पर्म ही आपके फ्लैपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है, आपके अंडे तक पहुंच पाते हैं। बाकी स्पर्म रास्ते में ही रह जाते हैं और वापस डेड होके थ्रू भेजिना आपका बाहर आ जाता है। तो हमने स्पर्म का जर्नी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एग का जर्नी। वोमेन्स में जो गैमेट्स होता है एग, उसका क्या जर्नी होता है उसे पढ़ते हैं, ओवल्यूशन एंड एग रिलीज में। अंडोत्सर्ग एवं अंडाणु विमोचन। तो जब आपका पीरियड्स होता है, पीरियड्स के पहले दिन के 14वां दिन, 14th डे पीरियड्स के बाद आपका मेच्योर एग का रिलीज होता है। इस डे को फर्टाइल विंडो भी कहते हैं, हमने पढ़ा था, और इस रिलीज ऑफ एग को ओवल्यूशन फेज कहते हैं। ये पीरियड्स के 14 दिन बाद होता है या 14वां दिन होता है। तो एग के रिलीज होने के बाद उस एग को फैम्ब्री के द्वारा कैच किया जाता है, और फैम्ब्री होते हुए आपके फ्लैपियन ट्यूब में वो एग आता है। एक बार एग रिलीज हो गया तो वो 12 से 24 घंटा तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 12 से 24 घंटा के बाद वो एग डेड हो जाता है और आपके वेजिना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो हमने स्पर्म ऑफ एग भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोनों के मिलन को, स्पर्म और एग के मिलन को, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये आपका एग है, ये आपका स्पर्म है, और इस दोनों के मिलन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आपका स्पर्म है, ये बड़ा एग है, इस दोनों का जो फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि ह्यूमंस के बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या होता है, तो वो होता है आपका एग। एग ह्यूमंस के बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है, और सबसे छोटा सेल पूछा जाएगा तो होगा आपका स्पर्म। शुक्राणु ह्यूमंस के बॉडी का सबसे छोटा कोशिका होता है। ऐसे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, यहाँ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपके फ्लैपियन ट्यूब के एम्पबुला में होता है, ये हमने पढ़ा था। अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है। तो स्पर्म आपका शुक्राणु पेनिट्रेट करता है
भेदता है आपके एग के बाहरी परत को। ये आपका स्पर्म है, ये आपके एग के बाहरी परत को भेदता है, पेनिट्रेट करता है और इसमें घुसता है। दूसरा है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन एलो स्पर्म एंट्री। हमने स्पर्म में पढ़ा था, ये जो आउटर लेयर होता है आपका, ये ऊपर वाला लेयर, इसे एक्रोसोम कहते हैं और इसी के थ्रू से स्पर्म आपके एग तक पहुंच पाता है। यहाँ स्पर्म आया, ये जो ऊपर वाले लेयर था ये हट गया, ये रिएक्ट किया इसके सेल के साथ, एग के ऊपर वाले सेल्स के साथ। उस रिएक्शन से यहाँ कुछ केमिकल चेंज होते हैं और फिर स्पर्म के लिए एग में घुसना आसान हो जाता है। जब स्पर्म एग में घुस जाते हैं तो उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है 23 पेयर आपके मेल से और 23 पेयर आपके फीमेल से, टोटल 46 क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है आपस में। फिर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो सिंगल डिप्लॉयड लेयर होते हैं। तो हमने फर्टिलाइजेशन पूरा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन की बाद की क्या क्या घटनाएं होती हैं वो पढ़ते हैं हम। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे क्लीवेज एंड जाइगोट डेवलपमेंट, विखंडन एवं युग्मनज विकास। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला डे होता है, फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आपका। और फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 दिन बाद आपका मोरुला बनता है जो 16 सेल का होता है, 16 कोशिका का होता है। ये 2 से 3 दिन बाद बनता है फर्टिलाइजेशन के, उसे मोरुला का। ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि मोरुला जो होता है वो कितने सेल के होते हैं, तो 16 सेल के होते हैं आपके मोरुला। उसका 4 से 5 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और इस ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट तक जो सेल्स होता है आपका, फीटस होता है, वो आपके फ्लैपियन ट्यूब में भी होता है, फ्लैपियन ट्यूब में ही होता है। और ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद ये सेल आपका फ्लैपियन ट्यूब से मूव करता है और यूटेरस में आता है और वहां फिर इसका इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है। ये जितने फेजेज हमने पढ़ा, जाइगोट फॉर्मेशन, मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट, ये सब आपके फ्लैपियन ट्यूब में ही होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद ये सेल आपका मूव ऑन होता है यूटेरस के तरफ और वहां इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है यूटेरस में। अब हम इम्प्लांटेशन को पढ़ते हैं, आरोपण को पढ़ते हैं। तो ये 6 से 7 दिन का पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसमें आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो फ्लैपियन ट्यूब से यूटेरस तक आता है और फिर इंडोमेट्रियम, यूटेरस के जो हमने लेयर पढ़े थे सबसे अंदर वाले लेयर आपका इंडोमेट्रियम था, उससे अटैच होता है ये ब्लास्टोसिस्ट। ये जो सेल बनता है नया, जाइगोट का ही एक फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, वो अटैच होता है आपके यूटेरस के इनर वॉल से, इंडोमेट्रियम से। और 8 से 10 दिन के अंदर, फर्टिलाइजेशन के 8 से 10 दिन के अंदर ये आपका यूटेराइन वॉल से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था वो पूरी तरह जुड़ जाता है आपके यूटेराइन से। और फिर आपके यूटेरस में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है जो कि टेम्पोररी ग्लैंड्स है, जो टेम्पोररी ग्लैंड है और फीमेल्स के यूटेरस में इसका फॉर्मेशन होता है ताकि बच्चों में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज होते रहे। तो इस प्लेसेंटा को भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम कुछ प्रेगनेंसी के साइंस देख लेते हैं और टेस्ट देख लेते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट। गर्भावस्था के कुछ लक्षण एवं परीक्षण देख लेते हैं। तो अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं, प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के, गर्भावस्था के, वो हम देखते हैं। मिस्ड पीरियड, मासिक धर्म का ना आना, ये एक पहला साइन है आपका प्रेगनेंसी का। और दूसरा है आपका मॉर्निंग सिकनेस, सुबह कमजोरी महसूस होना, सिकनेस फील करना। और तीसरा है आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्तनों में थोड़ी संवेदनशीलता महसूस होती है, टेंडरनेस फील होता है आपके ब्रेस्ट में। और तीसरा है आपका फेटिगो, थकावट काफी होती है फर्टिलाइजेशन के होने के बाद। अब पढ़ते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, गर्भावस्था परीक्षण टेस्ट कैसे किया जाता है प्रेगनेंसी का, उसको देखते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के बाद आपके बॉडी में HCG का एक हार्मोन है जिसका मात्रा बढ़ जाता है, वो आपके यूरिन से या ब्लड से टेस्ट किए जा सकते हैं। HCG होता है आपका ह्यूमन क्रोनोगोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है, इसे भी हार्मोन में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका डिटेक्शन होने लगता है आपके यूरिन में और ब्लड में। अगर आपके यूरिन टेस्ट में या ब्लड टेस्ट में HCG का मात्रा पाया जाता है तो उससे ये समझा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा है आपका ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में वही है, ब्लड टेस्ट में आपके HCG का मात्रा बढ़ जाता है तो आपको प्रेग्नेंट माना जाता है।
तो हमने प्रेगनेंसी के साइन पढ़ लिए, प्रेगनेंसी के टेस्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने के बाद जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें फीटस आपके मदर के यूटेरस में होता है, उस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी में पहला फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है आपका इम्प्लांटेशन, आरोपण। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूटेरस में आरोपण होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के स्टेजेज, गर्भावस्था के चरण क्या क्या होते हैं। तो 9 मंथ का ये पूरा पीरियड होता है, हम इसे 3-3 मंथ तोड़कर पढ़ेंगे। पहला होगा आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसे पहली तिमाही कहते हैं। इसमें आपका मेजर ऑर्गन्स तैयार हो जाता है बच्चे का। हार्ट बीट बिगेन्स, बच्चे का जो दिल होता है वो धड़कने लगता है। ये 1 से 12 वीक का टाइम होता है। पहला 3 माह का टाइम होता है जिसमें बच्चे की धड़कन चलने लगती है और कुछ मेजर्स ऑर्गन्स भी डेवलप्ड हो जाते हैं। तो पहली तिमाही का पीरियड आपका 1 से 12 वीक है, ये पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लें। दूसरा है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसे दूसरी तिहाई कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है आपका 13 से 27 सप्ताह। इसमें फीटस का ग्रोथ हो जाता है काफी, और मूवमेंट्स फेल्ट किए जा सकते हैं, महसूस किए जाते हैं। बच्चों में जो गतिविधियां होती है उसे महसूस किया जा सकता है इस फेज में, आपका 13 से 27 सप्ताह के बीच में। और तीसरा होता है आपका और लास्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसे तीसरी तिमाही कहते हैं। ये 28 से 40 वीक का होता है। इसमें काफी तेजी से ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ, और ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। तो हमने प्रेगनेंसी के स्टेजेस पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है और ये कैसे डेवलप्ड होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, जिसे हिंदी में नाल कहा जाता है आपके प्लेसेंटा को, तो नाभि रज्जु कहा जाता है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो पहले हम प्लेसेंटा को पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में नाल कहा जाता है। पहले हम डायग्राम के थ्रू इसके लोकेशंस को देखते हैं। तो ये आपका फीटस है जो मदर के यूटेरस के अंदर है, और यहाँ जो आपको एक लेयर दिख रहा है ये प्लेसेंटा है। ये रेड रेड लेयर आपका प्लेसेंटा है। ये एक टेम्पोररी ग्लैंड होता है, कुछ समय के लिए बनता है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक के लिए बनता है, और फिर बाद में बच्चे के साथ ही ये प्लेसेंटा भी आपका बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है। तो ये आपके डिस्क शेप का ऑर्गन है, यूटेरस में बनता है और यूटेराइन वाल से कनेक्टेड रहता है। यूटेरस के जो वाल होते हैं ये, इससे ये कनेक्टेड रहता है। इस प्लेसेंटा को पूरी तरह डेवलप होने में 12 वीक लगते हैं, 12 सप्ताह लगते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का जो एक्सचेंज होता है बेबी और बेबी के मदर के बीच, ये आपका प्लेसेंटा का काम करता है। ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा से आपके हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन आपका प्लेसेंटा करता है। और भी ग्लैंड्स इन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, बट प्लेसेंटा भी कुछ मात्रा में इसका प्रोडक्शन करता है। और इन्फेक्शन से आपको बचाता है। बेबी जो रहता है अंदर में, बेबी को और मदर को इन्फेक्शन से ये प्लेसेंटा आपको बचाता है। तो हमने प्लेसेंटा को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। पहले हम डायग्राम में देखते हैं ये कैसे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका प्लेसेंटा हुआ, और प्लेसेंटा और बेबी को जो कनेक्ट करके रखता है, ये जो कॉर्ड दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये एक कनेक्शन बनाता है आपके बेबी के बीच और प्लेसेंटा के बीच। ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपका कनेक्शन बनाता है, जिसे हिंदी में नाभि रज्जु कहते हैं। तो हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फ्यूटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करके रखता है। अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 वेन्स होते हैं, जिसे हिंदी में शिरा कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है प्लेसेंटा टू बेबी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रक्त को प्लेसेंटा से बेबी तक पहुंचाता है आपका वेन्स, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा है। और इसमें 2 आर्टरीज होते हैं, जिसे हिंदी में धमनियां कहते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी से वापस प्लेसेंटा तक लाता है, अशुद्ध रक्त को बेबी से प्लेसेंटा तक लाता है। तो इसका फंक्शंस था। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, लेबर एंड डिलीवरी, प्रसव एवं जन्म के बारे में पढ़ते हैं। 9 मंथ बीतने के बाद जो प्रसव होता है आपका, जन्म होता है बेबी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका डायलेशन, जिसे हिंदी में विस्फारण कहते हैं। इस प्रोसेस में आपका सर्विक्स 10 cm तक खुलता है। ये आपके इमेज में बताया गया है सर्विक्स कैसे खुलते हैं। तो ये आपका फुल्ली डायलेशन का फेज है, यहाँ आपका सर्विक्स 10 cm तक खुलता है, जिसके थ्रू आपका बेबी बाहर आता है वेजिना के थ्रू।
दूसरा है आपका एक्सपल्सन, जिसे हिंदी में निष्कासन कहते हैं, और इस प्रोसेस में आपका बेबी पूरी तरह बाहर आ जाता है, मदर के यूटेरस से बाहर आ जाता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे आफ्टर बर्थ, जिसे हिंदी में राजायु निष्कासन कहते हैं। तो बेबी के निकलने के बाद आपका प्लेसेंटा भी मदर के यूटेरस से बाहर आ जाता है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बेबी है और ये आपका प्लेसेंटा है, जो हमने आपको बताया था एक टेम्पोररी ऑर्गेन्स होता है जो डेवलप्ड होता है, जिसके थ्रू बेबी का न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहता है। तो साथ में बेबी के साथ ये भी बाहर आते हैं और फिर इसे बाद में डॉक्टर्स के द्वारा कट करके बेबी से अलग कर दिया जाता है। तो आपने आफ्टर बर्थ भी पढ़ लिया, लेबर भी पढ़ लिया, प्रसव भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वोमेन्स में हार्मोन्स के बारे में। वोमेन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हार्मोन्स रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ते हैं। हार्मोन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन तंत्र में हार्मोन्स। तो इसमें पहला आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में GnRH कहते हैं। हिंदी में भी इसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही कहा जाता है। तो ये हमने मेल्स में भी पढ़ा था, अब फीमेल में भी पढ़ेंगे। तो इसका सोर्स आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हमने मेल्स में पढ़ा था, वहां भी इसका सोर्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही है, जो आपके माइंड के आसपास पाया जाता है, ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फंक्शन है आपका FSH और LH। FSH जिसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। इसके रिलीज को कंट्रोल करना आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम है। हमने मेल्स में भी पढ़ा था, आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम था FSH और LH के प्रोडक्शन को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। अब हम पढ़ते हैं FSH के बारे में, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कंट्रोल करता है आपका GnRH, बट इनका प्रोडक्शन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह से होते हैं, पहला होता है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ आपका फोटो दिख रहा होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फोटो है। ये आपका हाइपोथैलेमस है जो आपके GnRH को रिलीज करता है और GnRH कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH और LH हार्मोन को रिलीज करने में। तो ये आपका रेड वाला पार्ट आपका एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अंदर की तरफ पाया जाता है, और ये येलो पार्ट आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बाहर की तरफ पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो टाइप्स होते हैं। तो ये जो आपका FSH है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब FSH के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके ओवेरियन फोलिकल को उत्तेजित करता है। हमने देखा था ओवेरियन फोलिकल क्या होता है, और दूसरा होता है आपका एस्ट्रोजन, जो एक हार्मोन्स है, उसका भी प्रमोट करता है आपका FSH, और ये आपके फोलिकुलर फेज में हायर आता है। ये हमने जब आपको फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी बताया था, यहाँ भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फोलिकुलर फेज में आपका ये FSH हायर आता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस फेज में हायर आता है, तो आपका फोलिकल फेज में ये हायर आता है। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फोलिकुलर फेज, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो आपको ये आसानी से याद रहेंगे। और तीसरा है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में LH कहते हैं और हिंदी में भी इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये मेंस में भी होता था और यहाँ फीमेल्स में भी पढ़ेंगे। ये भी आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शंस क्या है? जो ओवल्यूशन का प्रोसेस होता है रिलीजिंग ऑफ एग का, उस प्रोसेस को ये हार्मोन आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे पित्तपिंड भी कहते हैं, जो हमने ऊपर अच्छे से पढ़ा है, उसके फॉर्मेशंस में भी आपका ये मदद करता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब चौथा हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, इसे हिंदी में भी एस्ट्रोजन ही कहते हैं। इसके मेन सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है? तो ये कई ग्लैंड्स मिलकर इनका प्रोडक्शन करता है एस्ट्रोजन का। पहला होगा आपका ओवेरियन फोलिकल्स, दूसरा है आपका कॉर्पस ल्यूटियम और तीसरा है आपका प्लेसेंटा। अंडाशयी पुतक, जिसे ओवेरियन फोलिकल कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम को पित्तपिंड कहते हैं और प्लेसेंटा को हिंदी में नाल कहते हैं। अब हम देखते हैं ओवेरियन फोलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा कहाँ पाए जाते हैं। इसे पढ़ लिया था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये जो आपका है, ये इसे ओवेरियन फोलिकल कहते हैं, जो आपके ओवेरी के अंदर पाया जाता है, और ये पार्ट आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, ये भी ओवेरी के अंदर पाया जाता है। और प्लेसेंटा हमने देखा था यूटेरस में पाया जाता था, जिससे बेबी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता था। अब आइए एस्ट्रोजन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं। ये आपके फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करता है आपका एस्ट्रोजन। ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। हमने मेल्स में पढ़ा था,
मेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर और प्राइमरी कैरेक्टर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल था आपका टेस्टोस्टेरोन, बट फीमेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए आपका एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है और प्राइमरी कैरेक्टर के लिए कोई और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। थिकेंस इंडोमेट्रियम, हमने यूटेरस में 3 लेयर पढ़ा था। सबसे अंदर वाला लेयर ये आपका इंडोमेट्रियम था, इसके थिकनेस को बढ़ाने में काम करता है। इंडोमेट्रियम को ये मोटा करता है आपका एस्ट्रोजन, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जो मासिक चक्र होता है आपका, उसमें भी ये हेल्प करता है। और अगला है आपका मेंटेनेंस प्रेगनेंसी विथ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के साथ मिलके आपका एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है, गर्भावस्था को भी बनाए रखता है। ये आपके ओवल्यूशन फेज में पीक पे होता है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेज पढ़े थे, उसमें से एक ओवल्यूशन भी था। तो ओवल्यूशन फेज में ये सबसे हाई पीक पे होते हैं, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन हमने पढ़ लिया। अब हम अगला हार्मोन पढ़ते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। इसे हिंदी में भी प्रोजेस्ट्रॉन ही कहा जाता है। इसके मेन सोर्सेस हैं, मुख्य स्रोत जहां से ये बनते हैं, जहां प्रोड्यूस होते हैं, आपका कॉर्पस ल्यूटियम है और प्लेसेंटा है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ये आपको अब तक अच्छे से पता चल गया होगा, और प्लेसेंटा क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। प्लेसेंटा हमने आपको बताया था, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे प्लेसेंटा कहते हैं। अब आइए प्रोजेस्ट्रॉन के फंक्शंस को देखते हैं, कार्य को देखते हैं। तो ये आपके इंडोमेट्रियम को तैयार करता है इम्प्लांटेशन के लिए, आरोपण के लिए, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। डेवलप्स मेमरी ग्लैंड, और जो स्तन ग्रंथि मेल्स में डेवलप्ड होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसको डेवलप करने में भी आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का इंपोर्टेंस है। और ये हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन आपका ल्यूटल फेज में सबसे पीक पे होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोजेस्ट्रॉन का आपके ल्यूटल फेज में होता है। तो हमने प्रोजेस्ट्रॉन पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं छठा हार्मोन ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसे एचसीजी भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने एचसीजी प्रेगनेंसी टेस्ट में पढ़ा था। वहां आपके यूरिन में और ब्लड में इसी हार्मोन का सिम्टम्स मिलता था, तो डॉक्टर कह पाते थे कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है। तो इसका सोर्स है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के डेवलप होने के बाद ही आपका एचसीजी का प्रोडक्शन होता है। और प्लेसेंटा डेवलप तब होता है जब मदर के यूटेरस में बेबी का फॉर्मेशन होता है, या फिर मदर जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसी वक्त आपका प्लेसेंटा बनता है, और इसी प्लेसेंटा से आपका एचसीजी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एचसीजी को ही बेस बनाकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम हुआ करता था ओवेरी में, जिसे हिंदी में पिंड भी कहते हैं, उसको मेंटेन रखता है आपका ये एचसीजी। और बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, ये हमने पढ़ा था। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही हार्मोन होता था। इसी के सिम्टम्स को डिटेक्ट करके पता लगता था कि कोई प्रेग्नेंट है। अब सातवां पढ़ते हैं हम रिलैक्सिन, जिसे हिंदी में भी रिलैक्सिन ही कहते हैं। इसके मेन सोर्स है आपका कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा। ये भी आपके कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से ही बनते हैं। पिंड और नाल से ही इनका प्रोडक्शन होता है। अब इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। जब आपका चाइल्ड बर्थ होता है, प्रसव होता है, तो उस वक्त ये हार्मोन पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है। ज्यादा पेन ना हो, ज्यादा दर्द ना हो, उस वक्त इस हार्मोन का काम पड़ता है आपका रिलैक्सिन का। नाम से भी पता चलता है रिलैक्सिन, जो आपके पेल्विक बोन्स को रिलैक्स करता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के आसपास वाले बोन्स को रिलैक्स रखता है। तो अगला पढ़ते हैं हम। अगला है आपका प्रोलैक्टिन। हिंदी में भी इसे प्रोलैक्टिन ही कहते हैं। इसका मेन सोर्स है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो इसका प्रोडक्शन आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। डिलीवरी के बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है मदर्स में, उसको ये उत्तेजित करता है, ये हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन। अगला है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी आपके प्रोलैक्टिन से मिलता जुलता है। हम इसमें डिफरेंस देखेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो इसका सोर्स आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। हमने प्रोलैक्टिन में पढ़ा था, इसका सोर्स आपका एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट ऑक्सीटोसिन का सोर्स आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होते हैं, बट एक एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट नीचे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो रेड वाला ग्लैंड है आपका, ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये ऊपर वाला जो येलो में है ये आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। आइए अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आपका प्रसव होता है, लेबर होता है, ऑक्सीटोसिन के मदद से आपके यूटेरस का जो वाल है वो कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जो आपके बेबी को धक्का देता है ताकि बेबी बाहर आ जाए। और ये स्तन से दूध को निकालने में मदद करता है, उसको ट्रिगर करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन हमने प्रोलैक्टिन में भी पढ़ा था, और मिल्क के बारे में हम ऑक्सीटोसिन में भी पढ़ते हैं। आइए दोनों के डिफरेंस के बारे में जानते हैं।
प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना। मिल्क का प्रोडक्शन आपका प्रोलैक्टिन से होता है, बट ऑक्सीटोसिन का काम होता है बने हुए मिल्क को बाहर निकालना। तो ये अंतर है दोनों में, एक मिल्क का प्रोडक्शन करने में मदद करता है और एक उस प्रोड्यूस मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है। उम्मीद है क्लियर होगा। अब आइए अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिला प्रजनन तंत्र के सामान्य विकार, क्या क्या विकार होते हैं उसमें वो पढ़ेंगे, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पहला है आपका पॉलीसाइटिक ओवेरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में पीसीओएस भी कहा जाता है, हिंदी में भी इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम ही कहते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स बेसिकली आपके ओवेरी में होता है। ओवेरी में आपके ये छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जिसके कारण दर्द होता है और ये ओवेरी आपका पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पाता है। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। मेनली आपके ओवेरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाने। इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है आपको ये पीसीओएस का बीमारी हो गया है। तो पहला सिम्टम्स है आपका इरेगुलर पीरियड्स, समय पे पीरियड्स का ना होना। दूसरा है आपका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बाल काफी स्पीड से बढ़ने लगते हैं। दूसरा है आपका एक्नी, पिंपल्स जो होते हैं। और तीसरा होता है वेट गेन, वजन काफी बढ़ जाती है। तो ये सब लक्षण हैं आपके पॉलीसाइटिक ओवेरी सिंड्रोम का। अब दूसरा हम पढ़ते हैं जो है इंडोमेट्रियोसिस, हिंदी में भी इसे इंडोमेट्रियोसिस ही कहते हैं। जब अनवांटेड टिश्यूज आपके यूटेरस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास बढ़ जाते हैं तो उस प्रोसेस को इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये इमेज में दिखाया गया आपको, ये अनवांटेड टिश्यूज हैं जो आपके यूटेरस के आसपास या फ्लैपियन ट्यूब ओवेरी के आसपास बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका मासिक धर्म होता है वो काफी दर्दनाक होता है, काफी पेनफुल होता है। और पेनफुल इंटरकोर्स, जब आप इस स्थिति में संभोग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस वक्त भी आपको काफी पेन होती है। अब तीसरा पढ़ते हैं हम यूटेराइन फाइब्रोइड्स, जिसे हिंदी में गर्भाशय फाइब्रोइड्स कहते हैं। ये भी आपके इंडोमेट्रियोसिस से ही मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें। हम इनको पढ़ने के बाद वो डिफरेंस को देखते हैं। तो इसमें नॉन कैंसरस टिश्यूज का आउटग्रोथ हो जाता है, बढ़ना हो जाता है आपके यूटेराइन वॉल के आसपास, जिसके कारण आपके हैवी ब्लीडिंग होती है और पेल्विक प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो हमने पढ़ा यूटेराइन फाइब्रोइड्स में अनवांटेड टिश्यूज इसमें भी बढ़ जाते हैं आपके यूटेरस के आसपास। और हमने ऊपर इंडोमेट्रियोसिस में भी पढ़ा था, इसमें भी अनवांटेड टिश्यूज बढ़ जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस दोनों में अंतर क्या है, ये अलग अलग कैसे हुए। जो आपका फाइब्रोइड्स होता है, जो हमने यहाँ पढ़ा था नीचे, ये आपके यूटेरस तक ही सीमित होता है, सिर्फ यूटेरस में होता है। बट जो आपका इंडोमेट्रियोसिस होता है, जो हम ऊपर पढ़े थे, वो बॉडी के बहुत सारे एरियाज को इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग यूटेरस। यूटेरस में भी होता है और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी होता है। एक डिफरेंस और है उसमें, इंडोमेट्रियोसिस में आपका जो टिश्यू बनता है, अनवांटेड टिश्यूज बनता है, वो सिमिलर टिश्यूज होता है आपके यूटेराइन लाइनिंग का। जो यूटेरस में टिश्यूज पाए जाते हैं उससे सिमिलर अनवांटेड टिश्यूज आपके इंडोमेट्रियोसिस में बनता है। बट फाइब्रोइड्स जो होता था उसमें बेनिगन ट्यूमर्स बनता था। बेनिगन ट्यूमर्स होता है आपका नॉन कैंसरस टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो फैलते नहीं है कैंसर्स की तरह। तो उसमें आपका बेनिगन ट्यूमर्स बनता था जो सिमिलर नहीं होते थे आपके यूटेरस से, यूटेराइन वॉल से। तो हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब हम चौथा है आपका सर्विकल कैंसर, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कहते हैं। इसके कॉज को पढ़ते हैं, ये क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। तो पहला है आपका एचपीवी इन्फेक्शंस। एचपीवी इन्फेक्शंस के कारण आपका सर्विकल कैंसर हो सकते हैं और एचपीवी वैक्सीन से इसका प्रिवेंशन किया जाता है। या ये आपका एक पेप्सिमीर है जो एक तरह का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करवा सकते हैं आप, जिससे आपका सर्विकल कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। अब पांचवा पढ़ते हैं हम, जिसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, स्तन कैंसर। इसके रिस्क फैक्टर है आपके फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के कारण आपके ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं, या लेट मेनापाउज। तो मेनापाउज एक कंसेप्ट है जो फीमेल में होता है। जब स्त्री का एज 50 और 55 प्लस हो जाता है तो स्त्री में मेनापाउज होता है, मतलब ओवेरी एग रिलीज करना बंद कर देता है। वुमेन्स इनफर्टाइल हो जाती है, फिर उनमें बेबी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रहती है, तो उस प्रोसेस को मेनापाउज कहते हैं। तो आपका स्तन कैंसर जो होता है, या तो आपके फैमिली हिस्ट्री के कारण होता है या फिर लेट मेनापाउज के कारण होता है। तो थ्योरी पार्ट में हमें इतना ही पढ़ना था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ये आपके एसएससी के सिलेबस के लिए इनफ है। अब हम इससे रिलेटेड 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका यूटेरस, यूटेरस में आपका इम्प्लांटेशन होता है। और ऑप्शन बी आपका सर्विक्स, सर्विक्स आपके यूटेरस और भेजिना को कनेक्ट करता है। और तीसरा है आपका फ्लैपियन ट्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और ऑप्शन डी है आपका भेजिना, भेजिना वो पार्ट होता है जो पेनिस रिसीव करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है आपका फ्लैपियन ट्यूब, जहां आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं और 3 बार और भी एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूल्यूशन? अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका एस्ट्रोजन, ये आपके फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जो होता है उसको रेगुलेट करता है आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी है आपका प्रोजेस्ट्रॉन, ये आपके यूटेरस को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। यूटेरस के जो लेयर्स होते हैं उसे प्रिपेयर करता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच भी कहते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ओवोल्यूशन में मदद करता है, अंडोत्सर्ग में मदद करता है। और ऑप्शन डी आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके ओवेरियन फोलिकल को डेवलप करता है। ओवेरी के अंदर जो फोलिकल पाया जाता है, एक थैली पाया जाता है जिससे एग बनता है, उसको डेवलप करता है आपका फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो आपके ओवोल्यूशन को मदद करता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, एसएससी सीपीयू में पूछे गए हैं और 4 बार और अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का क्या फंक्शंस है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका स्टिमुलेटिंग एग प्रोडक्शन, अंड के उत्पादन को उत्तेजित करता है, ये आपको प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एफएसएच और एलएच, दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एग प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन बी है आपका प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन का काम है यूटेरस को प्रिपेयर करना प्रेगनेंसी के लिए। और तीसरा है आपका ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म को प्रेरित करता है। इसके लिए आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑप्शन डी आपका कंट्रोल ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर आपका इंसुलिन हार्मोन से कंट्रोल होता है और एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन, उससे भी कंट्रोल होता है आपका शुगर ब्लड में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, ये आपके प्रोजेस्ट्रॉन का काम है। ये भी एमटीएस में पूछा जा चुका है, सीजीएल में पूछा जा चुका है और 5 बार और भी पूछे जा चुके हैं अलग अलग एसएससी के एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 को। द शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। मानसिक चक्र के दौरान जो आपके गर्भाशय का सबसे इनर लेयर इंडोमेट्रियम का शेडिंग होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से है आपका ओव्यूल्यूशन, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ एग को ओव्यूल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जब स्पर्म और एग मिलता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी है आपका मेंस्ट्रुएशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म कहते हैं उसको, जब ब्लीडिंग होती है तो उस प्रोसेस को मासिक धर्म कहते हैं। और ऑप्शन डी आपका इम्प्लांटेशन, आरोपण, आपके यूटेरस में होता है आरोपण, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है ये। तो आंसर सी हो जाएगा आपका आंसर। शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और यह ब्लीडिंग भी कहते हैं, या पीरियड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीएचएसएल में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया है और 6 बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड द बर्थ कैनल? महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग को बर्थ कैनल कहा जाता है, जन्म नलिका कहा जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका यूटेरस, यूटेरस आपका गर्भाशय होता है जहां बेबी पलता है, जहां इम्प्लांटेशन होता है। ऑप्शन बी है आपका सर्विक्स, सर्विक्स वो पार्ट होता है जो यूटेरस और भेजिना को कनेक्ट करता है। और ऑप्शन सी है आपका भेजिना, ये आपका आंसर हो जाएगा भेजिना। भेजिना के थ्रू ही बेबी, न्यूबॉर्न बेबी बाहर आता है, तो इसे बर्थ कैनल कहते हैं या हिंदी में जन्म नलिका कहते हैं। और ऑप्शन डी आपका फ्लैपियन ट्यूब, यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, जिसे बर्थ कैनल कहते हैं या जन्म नलिका कहते हैं। ये भी सीजीएल में पूछा जा चुका है, एमटीएस में पूछा जा चुका है और 4 बार अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। व्हाट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन? प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका पहला आपका टेस्टोस्टेरोन, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है, ये आपसे फीमेल का पूछा गया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका प्रोजेस्टेरोन, ये आपके फीमेल का सेकेंडरी हार्मोन है।
और ऑप्शन सी आपका एस्ट्रोजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन को फीमेल का प्राइमरी हार्मोन माना जाता है। और ऑप्शन डी है इंसुलिन। इंसुलिन का आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इंसुलिन आपके ब्लड में शुगर को रेगुलेट करता है, शुगर को नियंत्रण में रखता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, जिसे फीमेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन कहा जाता है। ये भी आपसे सीपीओ में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है और 7 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हार्मोन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म इन द ओवेरी आफ्टर। पीत पिंड जो बनता है आपके अंडाशय में, वो किसके बाद बनता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपको फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। ऑप्शन बी है आपका ओव्यूल्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्ग के बाद आपका पीत पिंड का निर्माण होता है, पीत पिंड बनता है। ऑप्शन सी है आपका मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म आपको पता है। ऑप्शन डी आपका इम्प्लांटेशन, आरोपण, आरोपण में फ्लैपियन ट्यूब से जाइगोट यूटेरस में इम्प्लांट होता है, तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन 7 का आंसर बी हो जाएगा आपका ओव्यूल्यूशन। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीजीएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है और 3 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 8 है आपका विच हार्मोन सीक्रेट्स एफएसएच और एलएच। ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये किस ग्रंथि से बनता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका थ्रोइड ग्लैंड, थ्रोइड ग्लैंड आपका रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, इससे एक हार्मोन बनता है, उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। और ऑप्शन बी है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा था, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका एफएसएच और एलएच है, तो आपका एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉर्म करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है आपका एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड का भी आपका कोई रिलेशन नहीं है रिप्रोडक्टिव पार्ट से। एडर्नल ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं और एक और बनता है जिसको एल्डोस्टेरोल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन बनता है और ग्लूकागोन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीएचएसएल में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है और 5 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मानव मासिक धर्म चक्र का औसतन अवधि क्या होता है, आपसे ये पूछा गया था। हमने पढ़ा था 28 डेज होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर 28 डेज। ये क्वेश्चंस भी आपसे एमटीएस में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है और 8 बार ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द ओवेरी टू द यूटेरस। कौन सी संरचना अंडाशय को गर्भाशय से कनेक्ट करती है? तो हमने पढ़ा था फ्लैपियन ट्यूब आपके ओवेरी को यूटेरस से कनेक्ट करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका सर्विक्स, सर्विक्स आपके यूटेरस को भेजिना से कनेक्ट करता है। यहाँ पूछा गया है आपको ओवेरी को यूटेरस से कौन कनेक्ट करता है? सर्विक्स आपका यूटेरस को भेजिना से कनेक्ट करता है। ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका भेजिना, भेजिना भी आंसर नहीं होगा, भेजिना आउटर पार्ट्स है। और ऑप्शन सी है आपका फ्लैपियन ट्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैपियन ट्यूब। और ऑप्शन डी आपका इंडोमेट्रियम, ये आपका लेयर होता है, यूटेरस का एक लेयर है इंडोमेट्रियम, सबसे इनर लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा आपका फ्लैपियन ट्यूब। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीपीयू में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है और 5 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। द हार्मोन एचसीजी इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो एचसीजी हार्मोन होता है वो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमने पढ़ा था एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन बी है आपका ओवेरी, ओवेरी से आपका एग का प्रोडक्शन होता है। और ऑप्शन सी आपका प्लेसेंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आपका एचसीजी का प्रोडक्शन होता है। और ऑप्शन डी आपका थ्रोइड, थ्रोइड ग्लैंड आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई मतलब नहीं रखता है। थ्रोइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसका नाम थायरॉक्सिन होता है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी प्लेसेंटा, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और 4 बार अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यदि निषेचन नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन से आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल राइज, प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका बढ़ता है, ये आपका ल्यूटल फेज में होता है। और ऑप्शन बी है आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता था आपका पीत पिंड ओवेरी में, वो विघटित हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। और ऑप्शन सी है आपका इंडोमेट्रियम थिकेंस, इंडोमेट्रियम थिक होता है, ये आपके एस्ट्रोजन के कारण होता है, ये एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है इंडोमेट्रियम आपका थिक होगा या नहीं। और ऑप्शन डी आपका एस्ट्रोजन लेवल रिमेन्स हाई, एस्ट्रोजन लेवल भी आपका लो हो जाता है,
हाई नहीं होता है इस पीरियड में जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीएचएसएल में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया है और 5 बार अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया। क्वेश्चन 13 को देखते हैं। द टर्म मेनोपॉज रिफर्स टू, जिसे हिंदी में रजोनिवृत्ति बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मासिक धर्म। तो पहले मासिक धर्म को हम मेनाक बोलते हैं, मेनोपॉज नहीं बोलते हैं। और ऑप्शन बी आपका सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म का बंद होना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब फीमेल्स में 50-55 के बाद मासिक धर्म का बंद हो जाता है उस प्रोसेस को मेनोपॉज बोलते हैं। और ऑप्शन सी आपको ओवोल्यूशन फेज, ओवोल्यूशन फेज हमने मेंस्ट्रुअल फेज में पढ़ा था। और ऑप्शन डी आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन आपको पता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये एमटीएस में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया और 7 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये मेनोपॉज जो टर्म है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 को। विच पार्ट ऑफ द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजिना, गर्भाशय का कौन सा भाग वेजिना में खुलता है, योनि में खुलता है, ये पढ़ेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपका फंडस, फंडस आपका यूटेरस का एक पार्ट है, सबसे अपर पार्ट को डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फंडस बोलते हैं। और दूसरा आपका बॉडी, बॉडी भी यूटेरस का पार्ट है, मेन बीच का जो पार्ट होता है आपके यूटेरस का उसे बॉडी बोलते हैं, मुख्य भाग। और ऑप्शन सी आपका सर्विक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा था यूटेरस और वेजिना को जो कनेक्ट करता है उसके बीच में जो होता है उसे सर्विक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर सर्विक्स। और ऑप्शन डी आपका इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एक लेयर है आपके यूटेरस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा आपका सर्विक्स, जो आपके वेजिना में खुलता है यूटेरस के थ्रू। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीपीयू में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है और 4 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे। द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इज कॉल्ड, एग फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका ओजेनेसिस, अंड जनन, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग के फॉर्मेशन को ओजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका इम्प्लांटेशन, आरोपण, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन 15 का आंसर बी है आपका ओजेनेसिस, जो आपसे सीजीएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया और 6 बार पूछा गया अलग अलग एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 16 पे। विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है, किस हार्मोन्स का पता चलता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका एस्ट्रोजन, ये आपका आंसर नहीं होगा। एस्ट्रोजन आपका प्राइमरी हार्मोन है फीमेल सेक्स का। और ऑप्शन बी आपका प्रोजेस्टेरोन, ये आपके फीमेल का सेकेंडरी हार्मोन है, ये भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है आपका एचसीजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन का डिटेक्शन होता है, इसी हार्मोन का पता चलता है, तो डॉक्टर्स कह पाते हैं कोई प्रेग्नेंट है। और ऑप्शन डी आपका एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, इसका प्रेगनेंसी टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा आपका एचसीजी। एचसीजी हार्मोन्स काफी पूछे जाते हैं, ये आप माइंड में रख लें। ये सीएचएसएल में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया और 9 बार पूछा गया है आपके सीएचएस हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एचसीजी हार्मोन, ये 9 बार पूछा जा चुका है अब तक। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पे। द इंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, इंडोमेट्रियम किस चीज का लाइनिंग है, तो हमने पढ़ा था यूटेरस का होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा आपका यूटेरस। यूटेरस के इनर लाइनिंग को इंडोमेट्रियम कहते हैं। वेजिना आपको पता है योनि, फ्लैपियन ट्यूब होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और ओवेरी है आपका जिससे एग का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा आपका यूटेरस, जिसका पार्ट है आपका इंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चंस भी आपसे एमटीएस में पूछा जा चुका है, सीजीएल में पूछा जा चुका है और 5 बार अलग एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे। विच फेज फॉलो ओवोल्यूशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपसे पूछा गया है ओवोल्यूशन चक्र के बाद, अंडोत्सर्ग कहते हैं जिसे हिंदी में ओवोल्यूशन को, उस फेज के बाद कौन सा चरण आता है। तो हमने 4 फेज पढ़ा था। पहला था आपका मेंस्ट्रुएशन, दूसरा था आपका फोलिकुलर फेज, तीसरा था आपका ओवोल्यूशन फेज और चौथा था आपका ल्यूटियल फेज। तो ओवोल्यूशन फेज के बाद पूछा गया है तो आपका आंसर ल्यूटियल फेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर ल्यूटियल फेज। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीपीयू में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया और 4 बार अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर द, ये बार्थोलिन्स ग्लैंड्स को हमने अच्छे से पढ़ा था, इसके लोकेशंस को पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था जहाँ पे वेजिना का ओपनिंग होता है उस जगह आपके बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं, इसका काम होता है म्यूकस के प्रोडक्शन का। तो ऑप्शन ए आपका यूटेरस, यूटेरस गर्भाशय में आपका
इम्प्लांटेशन होता है ऑप्शन बी आपका वेजिना ओपनिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेजिना ओपनिंग में आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड पाया जाता है जिसका फंक्शन होता है म्यूकस का फॉर्मेशन करना। म्यूकस जो ल्यूब्रिकेट का काम करता है, चिकनाई प्रदान करता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। और ऑप्शन सी है फिलिपियन ट्यूब, यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन डी आपका सर्विक्स, सर्विक्स आपके वेजिना और यूटेरस को कनेक्ट करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर वेजिनल ओपनिंग। बार्थोलिन्स ग्लैंड आपके वेजिनल ओपनिंग में पाया जाता है, दोनों साइड पाया जाता है ग्लैंड्स। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीजीएल में पूछा जा चुका है, एमटीएस में पूछा जा चुका है और 3 बार और एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 20 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एफएसएच इन फीमेल? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फीमेल में होता है उसके फंक्शंस के बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन ए है आपका ट्रिगर ओवुलेशन, ये आपका एलएच का काम है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का काम है ओवुलेशन को ट्रिगर करना, प्रेरित करना। ऑप्शन बी है आपका स्टिमुलेटिंग फोलिकल डेवलपमेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने पढ़ाने वक्त आपको बताया था। एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फोलिकल डेवलपमेंट से नाम भी मिलता जुलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, ये आपके प्रोजेस्टेरोन का काम है, जो फीमेल्स में सेकेंडरी हार्मोन माना जाता है, उसका काम है आपके यूटेरस को प्रिपेयर करना प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरोन होगा इसका आंसर, प्रिपेयर यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। और ऑप्शन डी आपका मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी आपका प्रोजेस्टेरोन का यूज आता है। प्रोजेस्टेरोन आपके यूटेरस को तैयार करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा आपका स्टिमुलेट्स फोलिकल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चंस भी आपसे सीएचएसएल में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया और 6 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हार्मोन्स से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको हार्मोन्स अच्छे से समझना पड़ेगा। धन्यवाद।